वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल द स्टूडेंट्स। सो जल्दी से अपनी रफ नोटबुक और एक पेन उठा लो। हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं मोल कंसेप्ट चैप्टर के। हमारी जो सीरीज़ है द रैंक फॉर्मूला सीरीज़, जिसमें हम 28 डेज में कंप्लीट केमिस्ट्री कवर करने वाले हैं फॉर जेई एंड नीट 2026। उसमें कल डे 1 में हमने क्या किया था? डे 1 में हमने मोल कंसेप्ट का एक क्विक रिविज़न किया था। जहां पर ये वीडियो मिलेगी उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। और आज हम क्या करने वाले हैं, मोल कंसेप्ट के कुछ क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन हो गए, स्टेटमेंट बेस्ड हो गए, मैट्रिक्स मैच हो गए, एनईटीज हो गए, या फिर कुछ क्वेश्चंस जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे कि आपको करने चाहिए, वो सब के लिए, उन सब के लिए मैंने एक पीडीएफ अपलोड कर दी थी उस वीडियो में। तो आज उन क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करने वाले हैं। वहाँ पर मैंने आंसर की आपको जान करके नहीं बताई थी। अगर मैं आपको आंसर की बता देती तो आप हो सकता था कि क्वेश्चन के साथ साथ आंसर की देख लेते हैं, तो उससे हमारी कभी इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। एक बार हम क्वेश्चन सारे के सारे अटेम्प्ट कर ले, देन हम उसके बाद आंसर्स मैच करें उन जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उनका हम अगर एनालिसिस करें तो हम ज़्यादा बेटर सीख पाते हैं। मतलब जो हमारी जेई या फिर नीट की जर्नी होती है उसमें क्वेश्चंस में अपीयर होना, टेस्ट में अपीयर होना, उन टेस्ट का बाद में आंसर की मैच करने के बाद जो क्वेश्चंस हमारे गलत और सही हैं उनका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहे हैं? इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 फ्लास्क। 3 फ्लास्क ले लिए हमने, उनमें क्या कर लिया है हमने? इक्वल वॉल्यूम ले लिया है। 3 फ्लास्क ले लिए हैं, उनमें हमने क्या कर लिए? इक्वल वॉल्यूम ले लिए। तीनों का इक्वल वॉल्यूम है, सबका वॉल्यूम में क्या क्या मान लेती हूँ? V मान लेती हूँ। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 फ्लास्क कंटेन He। इसमें क्या है? He है, इसमें क्या है? H2 है, और इसमें क्या है? O3 है। ठीक है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। पहली बात तो क्वेश्चन में ये ध्यान से पढ़ा करो कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। जब भी हम किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो हमें उसमें क्या देखना पहले होता है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। हम ये ध्यान से नहीं पढ़ते हैं कि करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। हमारा दिमाग अपने आप कहता है कि करेक्ट ही पूछा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। काफ़ी बार वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स भी पूछता है। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी 3 गैसेज विल बी सेम। जितनी भी 3 गैसेज है इनके नंबर ऑफ मोल्स क्या होने वाले हैं? सेम होने वाले हैं। बिल्कुल ठीक बात है। वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम क्या है? सेम है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमने वॉल्यूम सेम लिया है तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होने वाले हैं? तीनों गैसेस के सेम होने वाले हैं। हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, PV इज इक्वल टू nRT। R तो कॉन्स्टेंट ही है। टेम्परेचर इन्होंने अलग बोला नहीं है हमें क्वेश्चन में, तो टेम्परेचर भी क्या है? तीनों का कॉन्स्टेंट ही मानेंगे। प्रेशर के बारे में भी कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो प्रेशर भी क्या मानोगे? कांस्टेंट ही मानोगे। यहां से क्या आता है हमारे पास? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम तीनों में सेम है तो तीनों में नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होने वाले हैं? सेम होने वाले हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? करेक्ट है। ट्रू लिख देती हूं मैं इसके आगे, ताकि मैं बाद में देख लूं कि मुझे फॉल्स वाली स्टेटमेंट को ही टिक करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3 फ्लास्क। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रही है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3 फ्लास्क विल बी सेम। तीनों फ्लास्क में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम होंगे। ये सही है या गलत है? अगर नंबर ऑफ मोल सेम है ना, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? N0/Na। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में Na हमने देखा था। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में Na ये था। अगर Na तो क्या है? कांस्टेंट है, एवोगैड्रोस नंबर। सो n क्या आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। मतलब अगर नंबर ऑफ मोल सेम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ He एटम्स इक्वल होगा नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स के, जो इक्वल होगा नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स के। सो स्टेटमेंट नंबर 2 भी क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट आते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन 3 फ्लास्क विल बी सेम। ये गलत है, ये गलत है। कैसे? देखो, He पहला कौन सा बोला है? He। पहले कंटेनर में He है, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? N है, और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? N0 है। ठीक है। अगली कौन सी दी है हमें गैस? H2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? N, क्योंकि तीनों में नंबर ऑफ मोल्स क्या थे? सेम है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे आपके पास? नंबर ऑफ एटम्स, देखो
H2 मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मोल्स कितने n, तो H2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे n नॉट। अब एक H2 मॉलिक्यूल में आपको 2 हाइड्रोजन के एटम मिलते हैं, तो अगर आपके पास n नॉट H2 के मॉलिक्यूल्स हैं तो आपको 2 n नॉट हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे। पॉइंट मेरा क्या है, आपके पास n नंबर ऑफ मोल्स हैं हाइड्रोजन गैस के H2 के, तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लो कितने आ रहे हैं, n नॉट आ रहे हैं। अब एक H2 में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, एक H2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, मैं ये कह रही हूँ एक H2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। हमारे पास कितने H2 मॉलिक्यूल हैं, n नॉट, तो उसमें कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, 2 n नॉट। जो पहला कंटेनर है उसमें कितने एटम्स है, कितने एटम्स आ रहे हैं, n नॉट। इसमें कितने एटम्स आ रहे हैं, 2 n नॉट एटम्स आ रहे हैं। तो क्या ये सेम है, नहीं, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। ऐसे ही आप O3 के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो। देखो जैसे आपके पास O3 में O3 के नंबर ऑफ मोल्स कितने, n, उसके अगर n नंबर ऑफ मोल्स है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, n नॉट। अब एक O3 मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन के एटम आते हैं, एक O3 मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन के एटम आते हैं, मतलब कि n नॉट O3 मॉलिक्यूल में 3 n नॉट ऑक्सीजन के एटम्स आएंगे। पहले कंटेनर में n नॉट एटम्स आ रहे हैं, दूसरे कंटेनर जिसमें H2 है उसमें कितने एटम्स आ रहे हैं, 2 n नॉट एटम्स आ रहे हैं, और थर्ड कंटेनर में कितने एटम्स आ रहे हैं, 3 n नॉट एटम्स आ रहे हैं। आई होप इट्स क्लियर, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, जिसको देखो आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, इससे आपको क्या पता चलेगा आपको कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपको जिस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते आप उनकी और प्रैक्टिस करो, जो आते हैं उनके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सो वैसे तो फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है तो थर्ड हो जाएगा आंसर। आगे क्या पूछा, वेट ऑफ ऑल दी 3 फ्लास्क विल बी डिफरेंट, बिल्कुल तीनों में नंबर ऑफ मोल सेम है ना। देखो जैसे पहले में He वाले में n नंबर ऑफ मोल्स हैं, H2 वाले में भी n नंबर ऑफ मोल्स हैं, और O3 वाले में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, n नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और कल ही हमने डिस्कस किया था गिवन मास को भी क्या बोलते हैं हम लोग, वेट बोलते हैं। गिवन मास को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वेट बोलते हैं। सो देखो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने, n, गिवन मास He का मोलर मास कितना होता है, He का मोलर मास हो जाता है 4। हाइड्रोजन के लिए निकालोगे तो गिवन मास बाय में 2, इसके लिए निकालोगे तो गिवन मास बाय में 8। अब क्योंकि n की वैल्यू सेम है तो गिवन मास वेट तो सबका डिफरेंट ही आने वाला है, तो सबका वेट क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा, क्योंकि इनका मोलर मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो इसका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब कौन सी स्टेटमेंट पूछी है, करेक्ट, ध्यान देना है। पहला, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन इज इनवैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस, बिल्कुल ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इनवैलिड होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए, बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। हम पढ़ते हैं कि जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस पर वैलिड नहीं होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास न्यूक्लियर रिएक्शंस पर वैलिड नहीं होता है। अब क्या मैं करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए मैं सीधा आंसर 1 टिक कर दूं, नहीं, इतनी बड़ी गलती आपको कभी भी नहीं करनी। आपको हमेशा पूरे के पूरा क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है, सारे के सारे ऑप्शन 2 बार पढ़ने हैं। इसमें 4th ऑप्शन ध्यान से देखो, ऑल ऑफ दीज है, तो हो सकता है सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो हमारी, हमें चेक करना होगा। ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। केमिस्ट्री को आपको कम से कम 45 मिनट्स तो देने ही होंगे आपके जेईई के पेपर में, ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल CH4, ठीक है। आप देख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है, वैसे इसका यहाँ पर यूज हो नहीं रहा। नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा आपके पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में Na, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में Na। पार्टिकल क्या है यहाँ पर, मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल की बात करिए तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, CH4 की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1, तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, Na मतलब कि 6.022 × 10⁻³ आ जाएगा।
क्लियर है ये बिल्कुल? ठीक है। अब एक CH4 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक CH4 मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो 4 में 4 हो जाएंगे। एक कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल आता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास? कार्बन के 6 और 4 हाइड्रोजन के 4, इन टोटल विल बी 10। एक CH4 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमारे पास कितने CH4 मॉलिक्यूल हैं? इतने CH4 मॉलिक्यूल हैं, तो 6.022 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 CH4 मॉलिक्यूल्स ले लूंगी, तो उसमें मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10 रेज टू दी पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब आपको डाउट आएगा, इसमें तो 6 लिखा है और हमारे यहाँ पर कितना है? 6.022 है। ऑलमोस्ट सेम है। देखो 6.023 को कभी कभी 6.022 भी लिख देते हैं जब हम एवोगैड्रो नंबर की बात कर रहे होते हैं, और कई बार एग्जैक्ट 6 भी लिख देते हैं। तो स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कैन नॉट बी यूज फॉर H2 एंड D2। लो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम क्या है? यहाँ पर आइसोटोप्स है। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम क्या है? आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स के लिए आप कभी भी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, ये सारे एक ही हैं। इनको एक्सेप्शन है, क्या है? देखो लिमिटेशन है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ, तीनों सेम है, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन सब की एक्सेप्शन क्या है कि ये कभी भी आइसोटोप्स के ऊपर वैलिड नहीं होते, और यहाँ पर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों आइसोटोप्स दे रखे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। तो ये भी ट्रू है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाना चाहिए? 4 आ जाना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है हाइड्रोजन आयंस की। बिल्कुल आसान तरीका बताती हूँ इन क्वेश्चन को सोल्व करने का। आपको बीकर, ऐसे क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन रहता है। HCl को H2SO4 में मिक्स कर दिया, उसमें NaOH डाल दिया, 2 तो एसिड मिला दिया, 2 बेस मिला दिया। हो सकता है कि 2 बेस मिलाए हो, 1 एसिड मिलाया हो, तब आपको क्या करना होता है? आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बीकर बनाना है। पहले इन्होंने यहाँ पर हमें बीकर बनाकर देख रखे हैं, कितने अच्छे से इन्होंने हमें बीकर बनाकर दे रखे हैं, तो काम तो हमारा हो गया भाई आसान। ये हो गए मिक्सिंग वाले क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको कल बताया था, मिक्सिंग वाले क्वेश्चन में बीकर बना लिया करो, डाइल्यूशन या फिर मिक्सिंग वाले क्वेश्चन में क्या कर लिया करो? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया करो। पहले यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालो। मोलैरिटी क्या आती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी है? 2, वॉल्यूम कितना है? 5, तो यहाँ पर कितने मोल्स आ गए हमारे पास? यहाँ पर कितने मोल्स आ गए? 10 मोल्स आ गए। किसके? HCl के। HCl के कितने मोल्स आ गए? 10 मोल्स आ गए। अब एक HCl में एक ही H+ होता है। HCl के अगर 10 मोल्स हैं तो H+ के भी कितने मोल्स होंगे? H+ के भी कितने मोल्स होंगे? 10 ही मोल्स होंगे। H+ के भी कितने मोल्स होंगे? 10 ही मोल्स होंगे। H2SO4 की बात करते हैं, यहाँ पर मोल्स निकाल लो। मोल्स निकालोगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, 1.5 इंटू 2 कितने मोल्स आ जाएंगे? 3 मोल्स। H2SO4 के कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स। एक H2SO4 में कितने H+ हैं? 2। एक H2SO4 कितने H+ देता है? 2। H2SO4 के 3 मोल्स हैं, तो H+ के कितने मोल्स आ जाएंगे? H+ के मोल्स कितने आ जाएंगे? 6 मोल्स। टोटल H+ कितना आ गया? HCl से कितना आया? 10, H2SO4 से कितना आ गया? 6। टोटल H+ कितना है मेरे पास? 16 मोल्स। टोटल H+ कितना है? 16 मोल्स है। अब आगे आ जाओ NaOH पर। फिर से यहाँ पर मोल्स निकालो, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 2.5 इंटू 2 कर लेना, ठीक है। 2.5 इंटू 2 कर लेना, कितने मोल्स आ जाएंगे? 5 मोल्स। 5 मोल्स किसके आ जाएंगे? NaOH के आ जाएंगे। एक NaOH में एक ही OH माइनस होता है, तो 5 मोल्स में OH माइनस कितने आ जाएंगे? 5 मोल्स। अब H+ के कितने मोल्स है आपके पास? 16। OH माइनस के कितने हैं? 5। जो ज्यादा वाला है ना, देखो H+ और OH माइनस रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ऐसे केस में आप क्या करा करो, जब भी H+ और OH माइनस को मिक्स कर रखा हो, जब भी किसी एसिड को बेस के साथ मिक्स कर रखा हो, पहले H+ के मोल्स अलग से कर लिए, फिर OH माइनस के मोल्स अलग से कर लेना, फिर जो ज्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस कर देना। जैसे यहाँ पर H+ कितने है? 16 है, जो ज्यादा है OH माइनस है, तो H+ में से आप माइनस कर देना OH माइनस को। 16 माइनस 5, 11 मोल्स आ गए। कितने मोल्स आ गए? 11 मोल्स। H+ के 11 मोल्स आ गए। तो मेरे पास जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसमें से OH माइनस तो खत्म हो गया, कि क्या बचा है? सिर्फ H+ बचा है। मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। उसमें क्या आ गया आपके पास? मोल्स आ गए। आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है हाइड्रोजन आयन की रिजल्ट। ये जो सॉल्यूशन है इसमें खुद ही बता दिया इन्होंने कि H+ बचेगा, प्रेडिक्ट करना ही नहीं था हमें। क्या बता दिया? कि इन्होंने खुद ही बता दिया कि लास्ट में जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसमें क्या बचने वाला है? H+ बचने वाला है। ये तो अच्छी बात है।
आपको उसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए पहले सिंपल सा क्या निकालो, मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए पहले क्या निकालोगे, मोलैरिटी। मोलैरिटी कैसे आएगी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स तो मैंने निकाल ही लिए, 16 - 5 करके कितने आ गए, 11 बाय में वॉल्यूम। वॉल्यूम अब टोटल ऐड कर लेना, 5 2 2, टोटल वॉल्यूम कितना बन जाएगा, 9। तो मोलैरिटी कितनी आ गई, 11/9 मोलर, 11/9 मोलर। और H प्लस की अगर मैं बात करूं, H प्लस आयन के लिए मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। ऐसे ही OH माइनस के लिए ही मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। काफी बार आपको क्वेश्चंस में डाउट हो कि नॉर्मेलिटी डायरेक्ट कैसे निकालें, तो पहले मोलैरिटी निकाल लिया करो। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3rd। 4th क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन आ गया। When acid react with base, then milli equivalent of acid reacted is equal to milli equivalent of salt produced। बिल्कुल ठीक है। आपके पास एक रेडॉक्स रिएक्शन में होता है लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, उसमें आप ये बोलते हो कि एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके क्या बनाता होता है, सॉल्ट बनाता होता है। तो क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट। ये किसी भी रिएक्शन के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पर जो असर्शन है वो तो करेक्ट है, असर्शन क्या है यहाँ पर, ट्रू है, ठीक है। और देखो अब इसमें रीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड रिएक्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो जैसे कि मान लो आपने H2SO4 की रिएक्शन करा दी NaOH के साथ, तो यहाँ पर क्या बनेगा, Na2SO4 बनता दिखाई देगा। मुझे रिएक्शन को बैलेंस कर लूँ, तो अगर मैं H2SO4 का 1 मोल यूज करूंगी तो NaOH का तो 2 मोल यूज होगा। क्या उनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल यूज हो रहे होंगे, नहीं हो रहे होंगे, हमेशा नहीं हो रहे होंगे। सो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। तो ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारे पास, 3rd। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, मॉइस्ट एयर इज हैवियर देन ड्राई एयर। बिल्कुल गलत है। देखो ड्राई एयर क्या होती है, एयर, हमारी एयर के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं, N2 और H2। N2 का मास कितना होता है 28, O2 का मास कितना, सॉरी मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं, N2 एंड O2। N2 का मास कितना होता है 28, O2 का मास कितना होता है 32। उसका अगर आप एवरेज भी निकालोगे वो बहुत ज़्यादा आएगा H2O के मास से। H2O का मास कितना होता है 18। तो कौन सी एयर ज़्यादा हैवी होनी चाहिए, ड्राई एयर इज हैवियर देन मॉइस्ट एयर। तो पहली स्टेटमेंट ही क्या है इसमें, फॉल्स है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज मोर देन दैट ऑफ एयर, गलत, ये अभी मैंने आपको बताया, फॉल्स। तो बोथ आर फॉल्स, 4th करेक्ट। कितना आसान क्वेश्चन था। हाँ लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मॉइस्ट एयर हैवी होनी चाहिए, ड्राई एयर ऐसा नहीं है। लॉजिक लगाओ, बिल्कुल ड्राई एयर इज हैवियर देन मॉइस्ट एयर। आगे क्या बोल रहे हैं, इन हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस क्या होता है, जब आप अमोनिया का फॉर्मेशन करते हो N2 और H2 को यूज करके, जब आप अमोनिया का फॉर्मेशन करते हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेबर्स प्रोसेस। इन हेबर्स प्रोसेस स्टार्टिंग विथ 5 मोल्स ऑफ N2 के कितने मोल्स ले रहे हो, 5 मोल्स ले रहे हो, एंड 5 ग्राम्स ऑफ H2, मतलब 5 ग्राम्स ऑफ H2 दिया। तो पहले इसके मोल्स निकाल लो, मोल्स कितने आ जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, कितना मास गिवन है इसका 5, बाय में H2 का मोलर मास 2, ये निकाले हमने, मोल्स बना लिए, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा वो पता करने के लिए क्या करोगे, मोल्स अपॉन में स्टाइकोमेट्री की वैल्यू निकालो। N2 के लिए मोल्स कितने हैं 5, N2 के लिए मोल्स कितने हैं 5, स्टाइकोमेट्री कितनी है इसकी 1 है। H2 के मोल्स कितने हैं 5/2 और इसकी स्टाइकोमेट्री कितनी है ये 5/6। 5/1 या 5/6 में से कौन सी वैल्यू छोटी होगी, 5/6। सो जो छोटी होगी वो क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बनता है। सो 3 मोल H2 से 2 मोल NH3 बनता है। तो 1 मोल H2 से 2/3 मोल NH3 बनेगा। हमारे पास कितने मोल्स हैं H2 के 5/2, 5/2 से कितने बनेंगे 2/3 इंटू में 5/2, कितने मोल्स बनेंगे 5/3, 5/3 का मतलब 1.66 मोल्स। बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। H2 एक्ट्स एज द लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस रिएक्शन, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन अटक गया, जहां पर असर्शन और रीजन दोनों के दोनों करेक्ट हो जाएं वहां पर दिक्कत आती है कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का है या फिर नहीं है। ऐसे केस में क्या करो ना, आप सोचो। अब ऐसे केस में ये सोचो कि असर्शन का रीजन हो क्या सकता है। हम ये बोल रहे हैं कि आप इतना इतना अमाउंट ले रहे हो N2H2 का, तो NH3 का 1.66 मोल ही बन रहा है। क्यों बन रहा है,
क्योंकि NH3 का अमाउंट कितना बन रहा है वो कौन डिसाइड करेगा यहाँ पर, लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, H2 है, तभी 1.66 मोल बन रहा है। तो क्या यहाँ पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? यस है। सो करेक्ट आंसर शुड बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिसिटी ऑफ बोरिक एसिड इज 1 in aqueous। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोरिक एसिड क्या होता है? H3BO3। देखो कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मैम हमने तो कभी 11th-12th में कोचिंग ही नहीं ली है, या फिर ली है तो हमें सब कुछ हमने तब अच्छे से नहीं पढ़ा था, अब हम कैसे कवर करें। देखो बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें दुनिया में बिल्कुल स्टार्टिंग से चले ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग से ऐसा जरूरी नहीं है। आप बीच में कंटिन्यू करके भी अच्छे नंबर ला सकते हो। आप जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो उन क्वेश्चंस को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है बस। अब जैसे बोरिक एसिड आ गया, बोरिक एसिड क्या होता है? H3BO3 या फिर BOH का होल थ्राइस होता है। अब आप क्या कर लो, इसका स्ट्रक्चर याद कर लो। अब हमें एसिड का मतलब क्या समझ आता है? जो H आयन दे, यहाँ पर कितने H आयन दिखाई दे रहे हैं? 3 दे रहे हैं, तो आप ये मानोगे कि ये कितने H आयन देगा? 3। और एसिड है, एसिड यहाँ पर ये कितने H आयन दे रहे हैं? 3 दे रहे हैं, मतलब एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी। तो इसकी बेसिसिटी कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। बट ये क्या एक्सेप्शन है? बोरिक एसिड क्या होता है? वीक मोनोबेसिक। लर्न करना है डायरेक्ट। वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। बोरिक एसिड क्या होता है? वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। लुईस एसिड का मतलब ये वाटर से क्या ले लेता है? उसका OH माइनस ले लेता है। ठीक है, क्या होता है देखो, ये बोरिक एसिड है, ये क्या करेगा? वाटर है ना, वाटर का ये इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है, तो वेकेंट ये जो है ना ऐसे बन जाता है, ये OH माइनस इसके साथ चला जाता है, ये H प्लस अलग हो जाता है, तो ये बन जाता है। इसने H प्लस निकाला लेकिन खुद का नहीं निकाला, किसका निकाला है? वाटर का H प्लस निकाला है। तो ये क्या, इसके बारे में क्या बोलते हैं हम लोग कि इट एक्सेप्ट्स 1 OH माइनस टू फॉर्म। ये बिल्कुल ट्रू है। बेसिसिटी क्या होती है इसकी? 1 होती है, ये भी ट्रू है। ओके, अभी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं? ठीक है। जो बेसिसिटी होगी बोरिक एसिड की वो 1 ही क्यों है, 3 क्यों नहीं है? 1 इसलिए है क्योंकि वो लुईस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है और वो एक OH माइनस को एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन मानी जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 1 मोलर aqueous H2SO4 is more concentrated than 1 normal aqueous H2SO4। ठीक है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इंटू में एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी अगर इसकी बात करें, इस वाले केस की नॉर्मेलिटी अगर 1 है और H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है? 2, तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? हाफ। इस केस में मोलैरिटी कितनी है? हाफ। और ऊपर वाले केस में मोलैरिटी कितनी है? 1। किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी? ऊपर वाले की। जहां पर मोलैरिटी की वैल्यू ज्यादा आएगी वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड होगा। असर्शन क्या है? ट्रू है। Molarity involves moles of solute and normality involves equivalent of solute and 1 mole of H2SO4 is equal to 2 equivalent। बिल्कुल ठीक है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या आता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाय में वो आता है। और 1 मोल H2SO4 इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ 2 इक्विवेलेंट। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ये नंबर ऑफ मोल्स देखो कैसे पता चलेगा, इसको प्रूव कर देते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एन फैक्टर। अगर मैं 1 मोल की बात करूंगी, H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है? 2, तो उसके इक्विवेलेंट कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। जब नंबर ऑफ मोल्स मैंने 1 ले ली तो इक्विवेलेंट कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, और यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसकी मानी जाएगी। सो 8th का आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। Now question number 9, a compound contains fixed ratio by mass according to law of constant composition। बिल्कुल ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी। इट इज एप्लीकेबल, मैंने बोला था ये आइसोटॉप्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाना चाहिए? 3। तो 9th का आंसर क्या आ गया? 3। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम्स इन 16 ग्राम O2 एंड 16 ग्राम O3 सेम। कैलकुलेट कर लेते हैं। 16 ग्राम O2 ले लूँ, पहले मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेती हूँ। गिवन मास बाय में मोलर मास, O2 के लिए कर रही हूँ। गिवन मास कितना है इसका? 16। O2 का मोलर मास कितना होता है? 32। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? हाफ।
अब नंबर ऑफ मोल्स क्या आते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में Na, तो आपके पास नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, Na/2 आ गए। अब एक O2 मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, 2, तो Na/2 O2 मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन के एटम्स हो जाएंगे, Na/2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, Na। सेम मैं करती हूँ O3 के लिए। O3 का मास कितना दिया, 16 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोलर मास O3 का कितना होगा 48, तो कितने आ जाएंगे 1/3। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू N0 बाई में Na। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1/3, तो O3 के मॉलिक्यूल्स कितने आ गए Na/3। एक O3 में 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं, हमारे पास कितने O3 है Na/3, तो उसमें Na/3 इंटू में 3 ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, मतलब कि Na बिल्कुल दोनों में नंबर ऑफ एटम्स क्या आ गए, सेम आ गए। तो यहाँ पर असर्शन क्या है, ट्रू है। हाँ बिल्कुल, O2 एंड O3 है एटोमिसिटी, O2 और O3 की एटोमिसिटी 3 होती है, तभी तो यहाँ पर जाकर हमने 3 और यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन माना जाएगा, दोनों ट्रू है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सेम नहीं है, मुझे लगा कि सेम आ गए क्वेश्चन। 1 ग्राम O2 हैव इक्वल 1 ग्राम O2 एंड 1 ग्राम O3 हैव इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। कर लेते हैं। अगर मैं पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, इस चैप्टर में कुछ भी समझना है कहाँ पर क्या करना है, तो आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है, O2 के लिए कैलकुलेट कर रही हूँ, गिवन मास कितना है 1, O2 का मोलर मास कितना होता है 32, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1/2, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू N0 बाई में Na। अब मोल्स किसके ले रहे हो, O2 के, तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, Na बाई में 32 आ जाएंगे। अब एक O2 मॉलिक्यूल में आपके पास 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, आपके पास कितने O2 मॉलिक्यूल्स हैं, Na बाई 32, तो आपके पास Na बाई 16 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। O3 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। O3 के नंबर ऑफ मोल्स निकालो, गिवन मास कितना दिया 1, मोलर मास कितना है 48, तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे Na बाई 48। एक O3 मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, आपके पास कितने O3 मॉलिक्यूल है Na बाई 48, तो उसमें कितने होंगे आपके पास Na इंटू में 3 बाई में 48, Na बाई में 16 एटम्स होंगे। बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ट्रू है। O2 एंड O3 हैव डिफरेंट मोलिकुलर मास, हाँ दोनों का मोलिकुलर मास डिफरेंट है, बट क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ये सोचने वाली बात आ जाती है। अगर मैं बोलूं 1 ग्राम O2 1 ग्राम O3 हैव इक्वल नंबर ऑफ, ठीक है ये आ गया, लेकिन इनमें इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स क्यों आए हैं, एटोमिसिटी की वजह से। तो इसका रीज़न क्या होना चाहिए, करेक्ट एटोमिसिटी इसका करेक्ट रीज़न होना चाहिए, ना कि ये। तो मुझे इसका करेक्ट आंसर जो लग रहा है दैट इज 2 एंड 2 ही इसमें करेक्ट आना चाहिए, 1 करेक्ट नहीं आना चाहिए। कि सेशन का बेटर रीज़न क्या हो सकता है हमारे पास कि एटोमिसिटी इसकी 2 है और इसकी एटोमिसिटी 3 है, तब लास्ट में जाकर इनका मास इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1 AMU को क्या डिफाइन करता है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, बिल्कुल ट्रू है, NCERT में लाइन लिखी हुई है। कार्बन 12 आइसोटोप इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन एंड हैज चूजन एज स्टैंडर्ड, बिल्कुल ठीक है, बट क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका आंसर क्या आना चाहिए 2। 1 AMU क्या होता है, 1 AMU क्या डिफाइन करते हैं हम लोग 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप डिफाइन करते हैं। बट कुछ लोगों को ये लगता है कि जो कार्बन 12 वाला आइसोटोप है ना, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए इसको रेफरेंस लिया गया है, इसीलिए इसको लिया गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ही क्या बोल रहे हैं कि कार्बन 12 आइसोटोप इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन एंड हैज़ बीन चूजन एज स्टैंडर्ड, ये जो मैंने आपको बात बताई। लेकिन हम यहाँ पर रेफरेंस कुछ और भी ले सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ पर कार्बन 12 की जगह हाइड्रोजन एटम का रेफरेंस ले सकते थे। कार्बन 12 बस ले लिया गया क्योंकि ये रेफरेंस चूज करने थे, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन हर बार अलग अलग लेकर चूज किया गया, बट लास्ट में एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया कि कार्बन को ही ले लेते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए 2 होना चाहिए, ठीक है, 12th का आंसर 2। नेक्स्ट 13, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट
अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो। ये हमें रिएक्शन गिवन है, पहले देख लो कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट, देयरफॉर इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं। टोटल मास लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, देयरफॉर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नहीं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मास इक्वल आता है, उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। अमाउंट ऑफ Fe2O3 कैन बी इंक्रीज बाय टेकिंग एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट इन एक्सेस। अगर मैं इनमें से किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लूं, amount of Fe2O3 can be increased by taking any one of the reactant in excess। एक बार फोर्थ ऑप्शन और देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ Fe2O3 प्रोड्यूस्ड विल डिक्रीज इफ द अमाउंट ऑफ एनी वन रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस। ये थोड़ा सा ना इक्विलिब्रियम से रिलेट होकर आ गया क्वेश्चन। वैसे तो इसका आंसर 1 ही बनता है, तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट वैसे तो गलत है अगर हम इनके प्रेशर वाली टर्म्स को लेकर चलें तो। इसका आंसर विल बी 1। नहीं, इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की केस में। क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो इन दोनों, थर्ड स्टेटमेंट को देखो, अगर मैं इन दोनों में से किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लूं, O2 को ले लिया, तो O2 क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा ना Fe2O3 क्या बनेगा। तो किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में लेने से क्या Fe2O3 का अमाउंट बढ़ गया, नहीं बढ़ा, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। और सिमिलरली फोर्थ स्टेटमेंट। नेक्स्ट, एटॉमिक मास ऑफ मैनी एलिमेंट्स आर नॉन इंटीग्रल। क्यों होते हैं नॉन इंटीग्रल, क्योंकि उनके क्या होते हैं, पहले तो आइसोटोप्स होते हैं, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। द आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मासेस। ए और सी तो करेक्ट है। द आइसोटोप्स हैव नॉन इंटीग्रल एटॉमिक मासेस। द कॉन्स्टिट्यूएंट टू गिव एटॉमिक मास ऑफ मैनी एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स का, जैसे क्लोरीन का 35.5 मानते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरीन 35 की परसेंटेज मानते हैं, क्लोरीन 37 की परसेंटेज में मानते हैं। नॉन इंटीग्रल क्यों होते हैं, बिकॉज दे हैव आइसोटोप्स होते हैं, और आइसोटोप्स के अलग अलग मासेज होते हैं। द आइसोटोप्स हैव नॉन इंटीग्रल एटॉमिक मासेज, ऐसा हमेशा होना जरूरी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो गए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कंबाइन टू गिव फ्रैक्शनल मासेज, ऐसा भी नहीं है। ए एंड सी करेक्ट ऑप्शन होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 डन। क्वेश्चन नंबर 15, हाइड्रोजन कंबाइन विद क्लोरीन टू फॉर्म HCl। ठीक है, HCl बना रहा है। इट ऑल्सो कंबाइंस विद सोडियम टू फॉर्म NaOH। हाइड्रोजन NaOH के साथ, NaH के साथ भी कंबाइन करता है। इफ सोडियम और क्लोरीन कंबाइन कर जाए, दे विल डू सो। क्लोरीन HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन का रेशो देख लो, 1:35.5। इसका देख लो। अब अगर NaCl कंबाइन करेंगे तो उनका रेशो कितना होगा आपके पास, 23:35.5। इसका आंसर 1 होना चाहिए। ध्यान देना, पहले इन्होंने सोडियम का पूछा है तभी 23 पहले लिखा है। अगर सोडियम बाद में होता तो 23 यहाँ आ जाता। ये मिस्टेक्स आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट, ये NCERT एग्जाम्पलर से लिया गया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ कंपाउंड इज करेक्ट। अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। बिल्कुल, कंपाउंड वही होता है जिसमें अलग अलग एटम्स लिए जाएं, जैसे कि NaCl को कंपाउंड बोल सकते हो, H2SO4 को आप कंपाउंड बोल सकते हो, और जैसे आप H2 को कंपाउंड नहीं बोल सकते। H2 एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि दोनों एटम्स क्या उसमें सेम है। A compound cannot be separated into its constituent by physical method। बिल्कुल, ये तो पॉइंट है बिल्कुल, कि जो कंपाउंड होते हैं, जैसे H2O एक कंपाउंड है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप डिफरेंट नहीं आप उनको अलग नहीं कर सकते हो फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन से। तो 1 और 2 क्या है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। बिल्कुल गलत। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टीज नहीं है। H2O अलग ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है। तो एक कंपाउंड में उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती। रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। ये बिल्कुल ठीक है। Which of the following statement indicates that law of multiple proportion is being followed? Law of multiple proportion को क्या करके दिखाना है, हमें यहाँ पर follow करके दिखाना है। Sample of carbon dioxide taken from any source will always have carbon and oxygen in the ratio।
अगर आपने दुनिया में कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड उठा लिया तो उसमें जो रेशो रहेगा कार्बन और ऑक्सीजन का वो हमेशा सेम रहेगा। ये कौन सा होता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन होता है, ना कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन क्या होता है कि एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स का रेशियो रहने वाला है वो फिक्स रहने वाला है। कार्बन फॉर्म्स two oxide CO2 and CO where masses of oxygen which combine with fix are in the simplest ratio। ये बिल्कुल ठीक है। देखो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन CO और CO2 बना रहे हैं, आपने कार्बन का मास फिक्स कर दिया 12, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है दोनों में उनका रेशो कितना होगा आपके पास 16:32, मतलब कि 1:2। लेकिन अगर आप CO2 को पहले ले रहे हो तो रेशो कितना आ जाएगा 2:1। ये बिल्कुल ठीक है, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ही मेंशन कर रहा है। व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम टेकन फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम इन मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मास उसका कांस्टेंट रह रहा है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर 200 ml ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 100 ml ऑफ ना ये भी नहीं है हमारे पास, ये तो हमारा मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इथीन। इथीन क्या होता है हमारे पास? इथीन होता है C2H4। C2H4 का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH2 बन जाएगा। इम्पीरिकल मास, ये मोलिकुलर फॉर्मूला है, मोलिकुलर मास होगा, ये इम्पीरिकल फॉर्मूला इसका मोलिकुलर मास होगा, सॉरी इसका इम्पीरिकल मास होगा। द इम्पीरिकल मास ऑफ इथीन इज हाफ ऑफ इट्स मोलिकुलर मास। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन पर आ जाते हैं। द इम्पीरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो वेरियस आइटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। बिल्कुल ठीक है, असर्शन और रीजन ठीक है, लेकिन असर्शन का रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पर। इसका क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि ये बता दो कि मोलिकुलर फॉर्मूला तो इसका C2H4 है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? इसका आधा है, CH2 है। तो बट इसमें कोई ऐसी स्टेटमेंट ही नहीं है कि, तो इसमें आंसर बेटर क्या बन रहा है हमारे पास? 1 ही बन रहा है। वैसे अगर ऑप्शन होता कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो वो लगाना ज़्यादा बेटर कंसीडर होता है यहाँ पर, बट वो ऑप्शन नहीं दे रहा है तो हम यहाँ पर 1 ही लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसमें कितनी है? ये 3 ही है। मैंने आपको बताया था डेसिमल के बाद वाली और एंड वाली डिजिट्स क्या होती हैं। देखो जैसे नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन सी होती हैं? जो आपके पास नॉन जीरो डिजिट, जैसे 2 यहाँ पर सिग्निफिकेंट है और कोई डेसिमल अगर कोई जीरो अगर डेसिमल के बाद और एंड पर आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट। और ये वाली 0 क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में आ रही है, 3 है। और इसमें सिग्निफिकेंट क्या है? ये वाली 2 है। ये 0 और 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डेसिमल के बाद नहीं है। बिल्कुल ठीक है, असर्शन ट्रू है। 0 एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर नॉट, क्या लिखा है? 0 एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। 0 एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर नॉट, फॉल्स लग रहा है। तो 0 जो एंड में आएगी, जैसे 200 वाला एग्जांपल ले लो, 0 एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर, ये राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर नॉट ऑन द राइट साइड। नहीं, ये वाला 0 सिग्निफिकेंट तभी होगा जब ये डेसिमल के राइट में और एंड में होगा। तो रीजन क्या है? फॉल्स है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 3। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो आप कंबशन रिएक्शन में आनी चाहिए। मीथेन का जो आप कंबशन करा दोगे, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का आप कंबशन कराते हो तो CO2 और वाटर रिलीज होता है और आपको इनकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो लिखनी आनी चाहिए। किसी भी हाइड्रोकार्बन का आप कंबशन कराते हो तो CO2 एंड वाटर रिलीज होता है। कंबशन का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको आनी चाहिए। अब CH4 का अगर 1 मोल लोगे तो वाटर का कितना मोल बनता दिखाई देगा मुझे यहाँ पर? 2 मोल। तो अगर आप 1 मोल का मतलब 16 ग्राम और H2O के 2 मोल का मतलब कितना हो जाएगा? 36 ग्राम। तो यहाँ पर असर्शन क्या है? फॉल्स है। इन द कंबशन ऑफ मीथेन वाटर इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। बिल्कुल ट्रू है। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। 20 का आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो अभी ये वीडियो 3 बजे अपलोड हो गई है और नेक्स्ट वीडियो जो कि होगी अबाउट जे एडवांस्ड PYQs जिसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे वो अपलोड हो जाएगी एग्जैक्ट 6 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।